हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। गेम शुरू होने वाला था, दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। मैच के बीच दोनों साइड्स बिल्कुल फोकस्ड होती हैं और जब उन्हें लगता है कि अभी तक कोई जीत नहीं पाया तो लिन सोचता है कि क्या वो औरत उस गेम के किसी प्लेयर की रेनकार्नेशन है। कुछ वक्त बाद मैच जारी रहता है। सूरज डूबने तक लड़की जो सिचुएशन को देख रही होती है समझती है कि मैच अब अनसर्टेन हो गया है। अगर वो ध्यान नहीं दे रही तो वो हार सकती है। लड़का कहता है कि अगर उसे समझ नहीं आ रहा तो वो सरेंडर कर दे, लेकिन इम्प्रेस कहती है कि क्लासेस खत्म हो गई हैं तो उसे प्राउड फील करना चाहिए कि वो इस पॉइंट तक पहुंचा है और अब घर जाना चाहिए। उसके बाद लीन का फोन रिंग करने लगता है और वो सोचता है कि वो कभी सरेंडर नहीं करेगा, वो सिर्फ विक्ट्री के साथ ही वहां से जाएगा। लड़की जो फोन की आवाज से परेशान हो चुकी थी गेम का बोर्ड का फोटो ले लेती और कहती है कि वो मैच को अगले दिन कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो उठने वाली होती है उसके पैर में थोड़ा शॉक लग जाता है क्योंकि लंबे समय तक बैठी रहने से उसका लेग नम हो गया होता है। इसे वो अनजाने में प्रोटोगेनिस्ट के ऊपर गिर जाती है। लिन जो इस घटना को महसूस करता है, थोड़ी देर बाद लड़की बिल्कुल शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि वो नहीं मान सकती कि ये हो गया। फिर लिन अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहता है कि अगले बार उसे अपने मैजिकल स्पेयर्स को उसे दूर रखना चाहिए वरना वो उसे परवर्ट बुला देगा। लड़की सोचती है कि ये दूसरी बार है जब उसे मार दिया है और जब उसकी ताकत वापस आएगी तो वो उसे पछताना सिखा देगी। लेकिन रात को वो अपने मैच जीतने के लिए टैक्टिक्स पढ़ने वाली थी। स्कूल के बाहर लिन मो अपना फोन उठाता है और कॉल उठाता है जब उसे पता चलता है कि उटेंग उसे कॉल कर रही है। गुस्से में लड़की पूछती है कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया और वो कहाँ था। उसे ऑर्डर करते हुए कहती है कि वो स्कूल गेट पर आ जाए। लड़का सोचता है कि उटेंग अपना ज्यादा वक्त स्कूल में गेम्स खेलते हुए गुजार रही थी और फिर भी उसका कल्टीवेशन का लेवल काफी हाई है, इसलिए वो सोचता है कि आज वो उटेंग का सीक्रेट जान लेगा। गेट के पास उटेंग पूछती है कि वो इतना देर क्यों लगा रहा और पूछती है कि वो क्यों स्कूल में रुका था जब उसने सारे क्लासेस स्किप कर दिए थे। वो कहता है कि वो बस सो रहा था, जिससे लड़की थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। फिर वो कहती है कि वो उसे वापस मैच के लिए बुलाने आई थी। उसे हेलमेट देखकर वो कहती है कि बाइक पर बैठ जाओ। कुछ देर बाद दोनों उटेंग के घर पर पहुंच जाते हैं और प्रोटोगेनिस्ट को देखकर वो हैरान हो जाती है कि जगह कितनी बड़ी है। घर के अंदर चलते हुए उटेंग कहती है कि वो कुछ भी मत छूना। लीन वो घर को देखकर सोचता है कि इस जगह में सिर्फ गेम्स हैं और कुछ भी कल्टीवेशन से रिलेटेड नहीं है। लड़की जो उसे देखती और पूछती है कि क्या वो लड़का इस जगह पर आने को लेकर परेशान नहीं है क्योंकि एक औरत उसे अपने घर बुलाए और लड़का कुछ भी नहीं पूछ रहा। फिर प्रोटोगेनिस्ट पूछता है कि क्या वो उसे कुछ करना चाहती है। लड़की उसे मजाक करते हुए कहती है कि ये अच्छा आइडिया है क्योंकि अब वो मोटा नहीं रहा और ये कोई बुरा आइडिया नहीं होता। बिना किसी दया के लड़का उसे पेट पे मार देता है और कहता है कि उसे छूने की कोशिश मत करे। जो नुकसान उसने किया था उसे देखकर लड़का सोचता है कि उसे पता नहीं था कि मार्शल आर्ट्स इतना अच्छा होता है क्योंकि ये एक कल्टीवेटर को कुछ ही सेकेंड्स में बेहोश कर सकता है। उठकर उटेंग कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी, लेकिन प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गुस्से में लड़की अनाउंस करती है कि वो 300 राउंड्स से ज्यादा खेलेगी। सोचती है कि वो लड़के को हराएगी और उसे जो कुछ भी उसने किया था उसका बदला लेगी। कुछ वक्त बाद गेम में लिन मो एक राउंड जीत जाता है, फिर वो 2 और राउंड्स में जीत लेता है और ये साइकिल कई बार चलती रहती है बिना लड़की का एक भी जीत के। अपने सर नीचे करते हुए उटेंग समझ जाती है कि वो 47-0 से हार रही है। खड़े होते हुए लड़का कहता है कि उसे चुपके से जाना होगा और वो लगता है कि कुछ उसके टेबल के नीचे रखा हुआ है। वो एक और गेम की मांग करता है, लेकिन उटेंग कहती है कि वो उसे अपने घर रुकने को कह सकती है, लेकिन लड़का कहता है कि वो टैक्सी से अपने घर जाएगा। जब प्रोटोगेनिस्ट ने जो छुपा रखा था वो गिरना शुरू होता है, लगता है कि वो जीवित हो रहा है और मूव करने लगता है। इस दौरान एक बिल्डिंग में यानहुई अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि लिन ने आफ्टरनून क्लासेस स्किप क्यों की थी।
और वो सोचती है कि लड़का कहाँ गया होगा। तब उसे एक कॉल आता है और कोई उसे कहता है कि ग्रुप में मैसेज चेक करे क्योंकि कुछ अनबिलीवेबल हो गया है। अपने फोन पर मैसेजेस देखते हुए वो प्रोटोगेनिस्ट की एक फोटो देखती है जो उटेंग के साथ थी। गुस्से में लड़की अपने डेस्क से सब कुछ गिरा देती है और पूछती है कि वो कैसे अपना लीनमो उसे अपने घर ले गई। वो चाहती है कि वो लड़की एक्सीडेंट में पड़े, लेकिन फिर वो समझती है कि गालियां देने से कुछ नहीं होगा। तब एक पर्पल क्रिस्टल उसे पूछता है कि क्या वो बदला लेना चाहती है। अपने कमरे में देखते हुए वो पूछती है कि कौन है और उनसे कहती है कि वो अपना चेहरा दिखाए, लेकिन क्रिस्टल कहता है कि उसकी पहचान का कोई मतलब नहीं है। फिर एक बदमाश चेहरा दिखाई देता है, कहता है कि वो जो चाहे कर सकती है। यान थोड़ा शर्मिंदा होकर पूछती है कि क्या वो मॉन्स्टर नॉवेल्स वाली विच है। वो क्रिएचर सोचती है कि उस लड़की की दिमाग में कुछ नहीं है और कहता है कि वो इमॉर्टल वर्ल्ड का नंबर 1 डिवाइन स्वॉर्ड था जो अब टूट गया था। अगर वो इसकी मदद करे तो वो उसे इमॉर्टल बना देगा। बिना सोचे यानुई उसकी बात मान लेती है और कहती है कि वो इमॉर्टल बनना चाहती है। उस समय वो क्रिएचर लगता है उस पर एक स्पेल चलाता है। एक पर्पल क्रिस्टल यान के फॉरहेड पर दिखाई देता है और मॉन्स्टर उसे कहता है कि अपना दिमाग खोल ताकि वो उसके शरीर में मर्ज हो सके। यान सोचती है कि वो कोई ताकत महसूस क्यों नहीं कर रही। स्पिरिट उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है। तब सडनली लड़की मांगती है कि उसे हाइपोनेसिस सिखाया जाए और मॉन्स्टर कहता है कि उसकी सोच में ऐसी अनेक स्किल्स हैं। यान सोचती है कि अगर उसे वो स्किल्स मिल गई तो लिनमो पूरी तरह से उसकी हो जाएगी। इस बीच प्रोटोगेनिस्ट टैक्सी में बैठा हुआ सोचता है कि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल पे हवस नहीं कर सकता और उटेंग को अपने सीक्रेट्स जल्दी रिवील्स कर देना चाहिए। लड़का लगता है कि अपना हाथ का सिग्नल बनाता है और उटेंग का हवा डोल उस सिग्नल को रिसीव करता है। जब वो लड़की को देखकर सोचता है कि क्या उटेंग एक फेक कल्टीवेटर है, तो वो सोचता है कि उसने कैसे इतना हाई लेवल अचीव किया। गुस्से में उटेंग यकीन नहीं कर पाती वो एक गधा मोटा लड़का से हार गई। लिनमो इरिटेट हो जाता है लड़की के शब्दों से और कहता है कि अब वो उसे हर गेम में हरा देगा। फिर उटेंग को याद आता है कि उसे कुछ काम है। जब वो रूम से निकलती है लिनमो सोचता है कि वो कहीं जा रही है। रूम में उटेंग कपड़े बदल रही होती है। अरे भाई इतना ध्यान से मत देखो, बस कपड़ा ही बदल रही है। वो एक सूट पहनती है और कहती है कि अब काम हो जाएगा। जब वो अपना क्लोजेस्ट खोलती है वहाँ अनेक कॉम्बैट वेपन्स दिखाई देते हैं। प्रोटोगेनिस्ट सोचता है कि अगर ये सब लो क्वालिटी का भी था तो भी ये दुनिया में पाना काफी मुश्किल था। डॉल दौड़ने लगता है और वो लड़की के कपड़ों पर जंप करता है। सोचता है कि इस बार वो उसकी सीक्रेट ढूंढ लेगा। कुछ देर बाद उटेंग एक बिल्डिंग में पहुंचती है। सोचती है कि उसे प्रोटोगेनिस्ट ने कौन सा शैम्पू यूज किया था क्योंकि वो बहुत फ्रेगनेंट था। उस बिल्डिंग के अंदर लड़की एक दरवाजा के पास जाती है। इस दौरान कोई कह रहा होता है कि उन्हें नई शादी पर ग्लासेस उठाना चाहिए। वहाँ एक शादी हो रही थी और लड़की कह रही थी कि दुल्हन अब स्पीच देगी। माइक्रोफोन लेते हुए वो लड़की सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जो अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद आए। मीनवाइल उटेंग अपने सीट पर बैठी होती है। सोचती है कि अब बस सब कुछ खत्म होने का इंतजार है। थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की अनाउंस करती है कि लिनो और सुको की शादी खत्म हो गई है और अब पार्टी शुरू हो सकती है। नए शादीशुदा जूते वापस आ रहे होते हैं और दुल्हन अपने पति से पूछती है कि क्या वो थके हुए हैं, तो मर्द जवाब देता है कि वो चिंता ना करे, बस थोड़ी देर के लिए कपड़े बदलना है और कुछ पीना है। जब वो बात कर रहे होते हैं तब कोई उसके पास आता है। ये उटेंग थी जो उनके पास सामने खड़ी थी। उस लड़की को देखकर वो डिस्पैरिट हो जाता है। दुल्हन पूछती है कि क्या कुछ गलत है। तब उटेंग कहती है कि अब उसकी इच्छा पूरी हो गई थी और अब टाइम आ गया था जाने का। पति पूछता है कि क्या वो समझती है कि उसकी इच्छाएं पूरी करना इतना आसान था। उस मोमेंट में वो लड़का वेयरफुल में बदल जाता है और उटेंग अपना तालिस्मान यूज करती है। अटैक से बचने के लिए चमक करके वो स्वॉर्ड निकालती है और उस
बड़े को एक ही स्ट्राइक में जमीन पर गिरा के मार डालती है। उसने अपनी तलवार से उसके गर्दन पर मार दिया। धन्यवाद देते हुए कुछ ही सेकंड में उसका सर उसके शरीर से अलग हो गया। दुल्हन ने अपने पति को बचाने की कोशिश की, अपने मन में उस औरत से माफी मांगते हुए, क्योंकि वो अब कभी अपने पति को वापस नहीं देख पाएगी। उसने कहा कि ये तरीका मारने का बहुत स्टूपिड था। ह्यूमन फॉर्म में लौटकर उसकी वाइफ उसके पास दौड़ी और गोदी में गिर गई। उसे जान से मारने का हुक्म दिया और एम्बुलेंस बुलाने को कहा। गुस्से में लड़की कह रही थी कि वो उटेंग को मार डालेगी। उटेंग ने जवाब दिया कि उसे उसके पति के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट था जो औरतों से उनकी एनर्जी निकालकर उन्हें अपना गुलाम बना देता है। उटेंग ने कहा कि वो बस अपना काम कर रही थी और इसमें कुछ पर्सनल नहीं था। फिर उसने एक तालिस्मान यूज किया ताकि उन सब लोगों को जो कुछ देखे थे वो सब भूल जाएं। जल्दी ही दुल्हन बेहोश हो गई और किसी को बुलाने लगी। उटेंग ने कहा कि उसका काम हो गया था, अब उन्हें बाकी सबका ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान वो डॉल गिरकर लड़की के पास आ गई जो उस आदमी की तरफ भाग रही थी। लिन मो ने महसूस किया कि ये एक सेफ शिफ्टिंग फॉक्स थी जो काफी उपयोग साबित हो सकती थी। लिन मो ने डिसाइड किया कि वो फॉक्स को बचाएगा क्योंकि ये उसके लिए यूजफुल हो सकती थी, और उसने रिनकार्नेशन स्पेल करना शुरू कर दिया। उसके प्रिपेयर्ड डॉल का गोल्डन ऑरा फॉक्स की तरह उठाता है। फॉक्स के आदमी का पुराना शरीर से उसकी आत्मा निकल जा रही थी जो डॉल की तरफ जा रही थी। डॉल के हाथ बंधे थे और जैसे ही उसकी आत्मा उसमें घुसी और वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। अब उसमें लंबी छाती, सिल्वर हेयर थी। छोटी फॉक्स ने डिस्पिरेट होकर भागना शुरू किया और 20 मिनट बाद एक हाथ तक पहुंचती है। जो किसी ने उसका इंतजार किया था वो आदमी हमारा प्रोटोगेनिस्ट था जो बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। फॉक्स की पुरानी आत्मा सोचती है कि वो मरने वाला है, पर उसने लक से बदला लिया और अपने प्यारे के साथ नहीं रहने के पछतावा था। तब कोई उसका नाम बुलाता है, चेनू, और पूछता है अगर फॉक्स सच में मरना चाहता है या फिर वो अपनी आंखें खोल के उस अभ्यसियल डार्कनेस में जीना चाहता है। आदमी इस बात को मान लेता है कि वो अपनी जिंदगी के अंत के नहीं चाहता। उसके पास जे लीनू से कहने के लिए अभी काफी कुछ है और चाहे जो हो वो अभी जीना चाहता है। हमारे प्रोटोगेनिस्ट उसे बताते हैं कि वो उसे नई जिंदगी देगा और बदले में उसे 10 साल तक सेवा करनी होगी। तब छोटा फॉक्स अपनी बेगानी आंखें खोलता है जो एक प्यारी चेहरा वाली यंग फॉक्स मैन में बदल गई है, जिसका बाल ग्रे रंग का लंबा है। वो अपने आसपास देखता है कि उस रिचुअल को देखते हुए जिसमें वो है और हमारे प्रोटोगेनिस्ट को देखता है जो चुप है। सू ने ऐसे पावरफुल मैजिक के बारे में कभी नहीं सुना था और सोचता है कि क्या ये यंग लड़का ही उसे बुला रहा था। जल्द ही ऊपर देखता है और पहचानता है कि ये वो सबसे पावरफुल आदमी है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में देखा है। छोटे फॉक्स अपने घुटने पर गिरता है और रिचुअल के अंदर अपना परिचय देता है, अपने आप को चैनू कहते हुए, और कहता है कि वो अपने मास्टर का सेवा करने के लिए यहाँ है। इस मौका के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता है। लिंडमो चाहता है कि वो उसे दुनिया में कल्टीवेशन के बारे में सब कुछ बताए। फॉक्स तुरंत सहमत हो जाता है और पूछता है कि कहां से शुरू करें, जिस पर हमारा यंग प्रोटोगेनिस्ट ने जवाब दिया कि वो कल्टीवेशन मेथड के बारे में जानना चाहता है। छोटा अप्रेंटाइज समझता है कि इस रियल में एनर्जी की कमी के वजह से कल्टीवेटर्स दूसरे सीक्रेट रियल में जाते हैं, लेकिन वो सब कम्प्लीटली लिमिटेड है क्योंकि सब पावरफुल क्लैंस और फैमिलीज के कंट्रोल में हैं। फिर वो ये भी कहता है कि एक ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर भी बिना कनेक्शन या बैकग्राउंड के कोई सेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकता। सबको क्लैंस अपने पास ले लेते हैं, लेकिन उन्हें बस फ्यूनेसिस के तरह यूज करते हैं।
और आखिरकार कल्टीवेशन के लिए उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारे प्रोटोगेनिस्ट को समझ में आता है कि ये एक बुराई कल्टीवेशन प्रैक्टिस में बदल गया है, जिसे छोटा फॉक्स कंफर्म करता है कि एक लॉजिकली हुआ है एनर्जी की कमी की वजह से, और लॉजिकली कल्टीवेटर कम्युनिटी ने हमेशा इविल रिसोर्सेस के यूजर्स को हंट किया है। हमारे प्रोटोगेनिस्ट पूछता है कि अगर ये जिया उतेंग जैसे लगता है, तो फॉक्स थोड़ा मुस्कुराते हुए कंफर्म करता है और कहता है कि यह लड़की सिर्फ सबसे टैलेंटेड नहीं है बल्कि जेड फैमिली से भी है, जो 3 बड़े फैमिलीज में से एक है। दूसरा एक पूछता है क्या वो कोई इमॉर्टल रियल में है, जिसमें छोटा फॉक्स कहता है कि उसे नहीं पता। जल्दी ही यंग मैन चिल्लाता है और अपनी प्यारी को मिलने की इजाजत चाहता है इन 10 साल के सेवा के दौरान, जिसे प्रोटोगेनिस्ट मान लेता है, लेकिन उसे ये कहकर इंस्ट्रक्ट करता है कि कभी अपना पूरा रूप ना दिखाए। फॉक्स अपने आप को बहुत लकी महसूस करता है। वो कभी सोचता भी नहीं था कि उसे इतना जेनेरियस मास्टर मिलेगा और मान लेता है कि इमॉर्टल्स को खुश करना काफी आसान है। पर अगले ही दिन वो अंदर ही अंदर हैरान हो जाता है जब वो अपने बैकपैक में कुछ चीजें देखने लगता है। उसे समझ आता है कि उसका मास्टर एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन वो सोचता है कि वो शायद वहाँ का कोई बॉस होगा। फॉक्स सोचता है कि हमारा प्रोटोगेनिस्ट बहुत पॉपुलर है और सब लड़कियां उसे देख रही हैं। वो समझता है कि अगर वो एक लड़की होता तो वो भी प्रोटोगेनिस्ट को अट्रैक्ट करता, पर वो पूरी तरह से क्लूलेस है और सोचता है कि ये यंग मैन किस बात के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो 1 मिनट भी बिना चंचल चीजों के बारे में सोचता ही नहीं है। जल्दी ही हमारे प्रोटोगेनिस्ट अपनी सीट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। वहाँ कुछ स्नैक्स पड़े होते हैं। लिनमो सोचता है कि ये उसके एनोइंग फ्रेंड एस यानू से हैं, जो उसका एक्स था। तब यानवी उसके पास आती है और कहती है कि उसने उसके फेवरेट स्नैक्स याद रखे हैं और उसके लिए जीत लिए। लिनमो को यकीन नहीं होता कि ये उसकी कजन थी। हमारे बॉय प्रोटोगेनिस्ट आते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कर रही है, और बहुत गुस्सा हो जाता है। वो लड़की कहती है कि हमारा हीरो उसका फियानेंस है और थोड़ा पैम्पर करना नॉर्मल है, जो कि मर्द को बिल्कुल गुस्सा कर देता है। आंखों में आंसू लेके वो लड़की को थप्पड़ मारने के लिए तैयार होता है। तभी एनोमी उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लेती है और लड़के को रोकने के लिए कहती है। हमारे प्रोटोगेनिस्ट को ये देखकर हैरानी होती है कि उसकी कजन को एक औरत को थप्पड़ भी नहीं मार पाई। लड़की कहती है कि वो सिर्फ एक बार कहेगी और फिर कहती है कि अगर वो हमारे बॉय को और परेशान करेगा तो वो उसे सजा दे देगी। ये सुनकर पर्पल हेड बॉय पूरी तरह से भी हेल्पलेस हो जाता है। गुरु को अकेला छोड़ के लड़की कहती है कि अगर कोई उसे परेशान करे तो वो उसे बुला सकती है और सब कुछ ठीक कर देगी। लड़कियां सोचती हैं कि ये काफी आयरॉनिक है कि अब वो प्रोटोगेनिस्ट में इंटरेस्ट होती है। और हम स्कूल कैफेटेरिया देखते हैं। एक ब्लू बियर्डेड लड़की ब्लॉन्ड को बुलाती है और कहती है कि एक लड़की जिसका नाम हियानवी है उसका लड़का चुरा रही है, पर प्रेसिडेंट कहती है कि ये सब इडियोटिक है और सोचती है कि वो लड़की फैट गाय को ले सकती है क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जल्दी ही एक पार्टिकुलर प्रेजेंस उसकी अटेंशन ले लेती है। वो प्रोटोगेनिस्ट की एक्स है, जो एक स्मग और मैलिशियस एक्सप्रेशन के साथ आती है। वो लिनमो का नाम लेकर बुलाती है, जो हमारा प्रोटोगेनिस्ट है, और उसे साथ खाना खाने के लिए बुलाती है। ब्लू हेयर्ड लड़की सोचती है कि वो उसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उतेंग को कहती है कि इस बात को सीरियसली ना ले। लेकिन ब्लॉन्ड लड़की बहुत ब्रूटलिटी के साथ कहती है कि अगर प्रोटोगेनिस्ट उसे परेशान करेगा तो वो उसे मार डालेगी। जल्द ही हमारा हीरो के चेहरे पे गुस्सा दिखाई देता है, इसलिए वो अपनी एक्स के साथ वो जगह छोड़ देता है। वो अपनी एक्स के साथ एरिया से निकलता है, जो पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि वो उसे वापस जीत सकती है। वो यकीन नहीं कर पाता कि इतने सालों के कल्टीवेशन के बाद उसने अपनी टेम्पर खोया और सोचता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पॉकेट में छोटी सी फॉक्स सोच रही है कि उसका मास्टर सच में इनक्रेडिबल है,
क्योंकि ऐसे कोई जैवंग भी उसे जीलियस है। गुस्से होकर लड़की पूछती है कि क्या लड़का सच में मेरे बारे में शिकायत कर रहा था, लेकिन ब्लू हेयर लड़का बस कह देता है कि इग्नोर कर दो क्योंकि वो लड़की को मार नहीं सकती। तो वो मोटी लड़की को भूल जाती है और फिर लड़की के बारे में सोचने लगती है क्योंकि वो बहुत बोल्ड हो गई है। हमारे प्रोटोगेनिस्ट ने फाइनली स्कूल की ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचकर काले बाल वाली लड़की को देखा जो पेस्ट्री खा रही थी और उसे जल्दी करने को कह रही थी। हमारे प्रोटोगेनिस्ट ने महसूस किया कि उसमें काफी हॉस्टिलिटी थी और सोचा कि शायद वो पिछले दिन के बारे में गुस्सा है। वो बैठ जाता है और फिर गेम में अपना पहला मूव करता है। उस लड़की को पता था कि हमारा प्रोटोगेनिस्ट उसे मुश्किल में डालने वाला है, लेकिन उसने पहले ही इसके लिए सॉल्यूशन सोच लिया था। इम्प्रेस्ड होके वो मान लेता है कि लड़की इस गेम में सच में अच्छी है, लेकिन अचानक उसका पेट भूख से ग्रावल करता है। जबकि बैग उसके हाथ में था। वो उससे थोड़ी ब्लैंक नजरों से देखता है। फिर वो अपना लंच बॉक्स खोलता है। उसके अंदर काफी कुछ है और वो अपने चॉपस्टिक्स तोड़ लेता है। खाना शुरू करने के लिए दूसरा लड़का सोचता है कि ये इज्जत का मामला है क्योंकि वो खाना खा रहा है खेलने के बजाय, लेकिन हमारा प्रोटोगेनिस्ट अपने आप को एक्सक्यूज करता है और कहता है कि ये लंच टाइम है। लड़की सोचती है कि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो जल्दी से फिर से मोटा हो जाएगा, लेकिन जल्द ही एक सवाल उठाता है उस मोटे लड़के के बारे में जो टेरेस पर था। हमारा प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि उसे कभी भी ऐसा किसी के बारे में नहीं सुना। गुस्सा होते हुए लड़की मान जाती है कि वो उस लड़के के बारे में सोच रही थी जिसका वजह देखकर रिब्स दर्द कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा जल्दी से सरप्राइज में बदल जाता है जब वो अपने फोन पर कुछ देखती है। वो हमारे प्रोटोगेनिस्ट की तस्वीर देखती है जो लड़की के ग्रुप में पोस्ट की गई थी और तब समझ जाती है कि ये वही मोटा लड़का है जिसे वो पहले जानती थी। लाल आंखों के साथ वो कहती है कि मैंने एक सवाल किया और फिर फोन दिखाते हुए प्रोटोगेनिस्ट की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या वो सच में इस आदमी को नहीं जानता। बहुत ही बेशर्मी से हमारा प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि उसने कभी भी किसी को इतना मोटा नहीं देखा, जिसे लड़की इरिटेट हो जाती है और कहती है लीनमो एक बहुत बुरा झूठ बोलने वाला है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो वो कहती है कि वो फिक्र मत करे, मैंने इस वजह से नहीं पूछा। फिर वो अपने बैग में कुछ ढूंढना शुरू कर देती है और अपना ब्लेजर निकालती है। सोचती है कि शायद ये अब उसे फिट न आए। उसके करंट फिजिक को देखते हुए उसकी आंखों में एक हल्का सा रोशनी आती है इस गेस्चर को देखकर, और फिर वो गारमेंट को संभालता है। बिल्कुल चौंक गया और बिल्कुल स्टन्ड है। जल्दी से लड़की उठती है ये मानते हुए कि ये टाई है और कहती है कि वो गेम में वाकई अच्छा है। हमारा प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि कुछ लोग ही उसके बराबर होते हैं, लेकिन वो उनमें से एक थी जो उसे सरप्राइज कर गई। लड़की कहती है कि अब से उनका फासला खत्म हो गया है, लेकिन इस तरीके से खत्म करना प्रोटोगेनिस्ट को चुप करने पर मजबूर कर देता है। जल्दी से पूरा यकीन के साथ वो उसे बुलाता है और कहता है कि बेहतर होगा अगर हम बेस्ट ऑफ 3 खेले और विनर डिसाइड करें, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और अपना नाम एसाइडनी बताती है। हमारा प्रोटोगेनिस्ट थोड़ा सरप्राइज होता है पहले, लेकिन थोड़ा सोचता है। उसका छोटा फॉक्स बैग से चुपके से निकल आता है। हैरान है कि उसका मास्टर कितना पावरफुल है कि सब लड़कियां उसके कदमों में गिरती हैं। लेकिन हमारा प्रोटोगेनिस्ट उसे एक सवाल पूछता है जो उसे डेमोनिक कल्टीवेशन के रिसोर्स के बारे में होता है। छोटा फॉक्स तुरंत जवाब देता है कि रिसोर्स डार्क गेट नेटवर्क से आते हैं जो शैडो क्लैन के दरवाजा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, जो कि डेमोनिक कल्टीवेटर्स और दूसरे फैमिली मेंबर्स की सुरक्षा का जिम्मा उठाते हैं, लेकिन ये उन्हें अच्छे दिल वाले लोगों को बेच भी सकते हैं, बस पैसे होने चाहिए। हमारा प्रोटोगेनिस्ट हैरान होता है और फिर पूछता है कि तुमने पैसे कैसे कमाए। छोटा फॉक्स कहता है कि उसने कई असैसिनेशन मिशन कंप्लीट किया है, लेकिन फिर ये भी कह देता है कि सबसे जल्दी पैसे कमाने का तरीका है सुगर मॉमी ढूंढना।
वो समझता है कि उसका मास्टर ऐसे काम नहीं करेगा, लेकिन शुगर मॉमी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। लेकिन जल्दी से प्रोटोगेनिस्ट का हाथ उसकी तरफ बढ़ता है, उससे पकड़ लेता है, जबकि फॉक्स अपनी जगह से हिलता है, कहता है कि उसे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। लिन मो उसे अपने पॉकेट में डाल देता है और कहता है कि घर जाने पर वो मटेरियल्स को देखेगा, खास तौर पर स्पिरिचुअल एमुलेट्स बनाने का तरीका। रात का वक्त हो रहा होता है स्कूल में, जो अब बिल्कुल साइलेंट है। जब डिसमिसल का वक्त होता है, ब्लॉन्ड लड़की उसे मोटे लड़के के नाम से बुलाती है, लेकिन हमारा हीरो बस उसे डॉस कर लेता है, जिससे यू टैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है कि वो प्रिटेंडेड ना करे, उसने उसे देखा है। वो कहती है कि आज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे प्रोवोक किया है और उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की है, लेकिन हमारा प्रोटोगेनिस्ट रिवील करता है कि हैनू उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। लड़की को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसे बताती है कि वो एक रिस्पेक्टेबल लड़की है और इसलिए उसे कॉर्पोरेट करना चाहिए, और सजेस्ट करती है कि वो उसके साथ मोटरसाइकिल राइड पर चले। प्रोटोगेनिस्ट बस अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन लेस रहता है और लड़की मिस्चीवियस स्माइल के साथ पूछती है कि लिनमो क्या खुद बाइक पे चढ़ने वाला है या वो उसे उठाकर ले जाएगी। जब वो एग्री करता है, दोनों मोटरसाइकिल के पास जाते हैं और वो उसे अच्छे लड़के कहकर बुलाती है। लैंप पोस्ट के पीछे कोई ब्लॉन्ड लड़की को देख रहा होता है और अपने दिल में उसे गाली दे रहा होता है कि वो अपने प्रीसियस लिनमो के साथ बाहर जा रही है। तब एक साया जैसी आवाज आती है जो पूछती है कि वो उसे हाइप्नोटाइज क्यों नहीं कर देती, लेकिन नंबर 1 लड़की बताती है कि वो चाहती है कि प्रोटोगेनिस्ट अपने आप को पूरी तरह से उसके शरीर और रूह के साथ देने को तैयार हो। जल्दी ही दोनों स्कूल से निकलते हैं और प्रोटोगेनिस्ट इस बात को नोटिस करता है, कहता है कि उतंग ज्यादा ही आगे जा रही है। लड़की मिस अचीवियस स्माइल के साथ कहती है कि वो बिल्कुल नहीं है और अगर वो एक औरत के शब्दों पर यकीन करता है। प्रोटोगेनिस्ट पूछता है कि क्या वो सच में उसमें इंटरेस्टेड है, जिस पर लड़की शर्मा कर ब्लशिंग और कंफ्यूज्ड हो जाती है। मोटरसाइकिल अचानक से रुक जाती है और लाल चेहरा के साथ लड़की कहती है कि क्या उसने ये क्लियरली नहीं बता दिया था कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जिस पर प्रोटोगेनिस्ट पूछता है कि क्या वो सच में उसे नहीं चाहती। लड़की अपनी पूरी कोशिश से मना करने की कोशिश करती है और प्रोटोगेनिस्ट बस एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है कि वो बस कॉलेजियस हैं, इसलिए उसे उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उटेंग फिर ये रिवील करती है कि उसके पास एक लाइन लगा है लोगों की जो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं, और अगर ये गेम्स ना होते तो वो कभी भी प्रोटोगेनिस्ट को नहीं देखती। हमारे छोटे प्रोटोगेनिस्ट के पॉकेट में छोटा फॉक्स सोचता है कि उसका मास्टर वाकई सरप्राइजिंग है। वो सोचता है कि उसने कब और कैसे वो पेपर डॉल उसके ऊपर रखा और कैसे वो नॉर्मल 4 सीट के साथ ये कर पाया। कुछ समय बाद हम अपने प्यारे प्रोटोगेनिस्ट के घर देखते हैं, जो डार्क गेट नेटवर्क के बारे में सोचता है। थोड़ी देर बाद वो अपने छोटे कंपेनियन को बुलाता है, जो तुरंत टेबल पर चमक करके आता है। कीबोर्ड पर तेज क्लिक्स करते हुए वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके डार्क नेटवर्क को एक्सेस करेगा। इस तरह से वो बार बार फोर्सफुली हिट करता है और एक्सेस पा लेता है, लेकिन छोटा फॉक्स एक ऐसा वेबसाइट पर पहुंच जाता है जहां पर हाईली सजेस्टिव कंटेंट होता है। ये एक वेबसाइट है जहां लोग सेमाइट लेडीज को रेंट कर सकते हैं या फिर एक्सप्लिक्ट और एडल्ट कंटेंट वाली बुक्स मिलती है। लिन मो सोचता है कि क्या ये सही वेबसाइट है, तो छोटा फॉक्स जवाब देता है कि ये बिल्कुल सही साइट है, बस उसको ट्रेजर पेज पे नेविगेट करना है। वो सोचा कि उसने कल्टीवेशन का असली दुनिया ढूंढ ली है, लेकिन इवन एक लो लेवल स्पिरिचुअल वेपन फॉर्म द इमॉर्टल रियल्म इज अ सुपीरियर ट्रेजर इन द वर्ल्ड। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए होती है वो है 1000 ईयर ओल्ड गिनसेंग और इमॉर्टल स्टोन्स, लेकिन ये सब कुछ $1,00,000 से ज्यादा का होता है। छोटा फॉक्स फिर भी उसे कन्विंस्ड करने की कोशिश करता है कि वो अपने फोटोज रिच ओल्डर वुमेन के बीच लेकिन ओल्डर वुमेन को बेचे। लेकिन प्रोटोगेनिस्ट थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फेस के साथ पूछता है कि
क्या वो गरीब दिख रहा है, जिसमें छोटा फॉक्स समझता है। फिर प्रोटोगेनिस्ट अपने पैसे पूछता है, लेकिन फॉक्स कहता है उसके अकाउंट में सिर्फ 30,000 हैं। कंप्यूटर और माउस उठाते हुए प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि ये काफी होंगे। व्हाइट हेयर्ड यंग मैन फिर सोचता है कि क्या उसका मास्टर सच में तालिस्मान बनाने की सोच रहा है। चैनो फिर सजेस्ट करता है कि लड़का कुछ और ढूंढे, क्योंकि तालिस्मान अच्छी प्राइस पर बेचे जाते हैं, लेकिन उन्हें बनाना मुश्किल होता है और जो मटेरियल्स उनके पास हैं वो लो क्वालिटी के हैं। प्रोटोगेनिस्ट उसे कहता है कि वो सिर्फ लो लेवल तालिस्मान बनाएगा और बेचेगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद वो अपने छोटे अप्रेंटाइज को ट्रेनिंग पे वापस भेजता है और छोटा फॉक्स सोचता है कि इन मटेरियल्स से वो सिर्फ यूजलेस चीजें बना पाएगा। अगले दिन हम लिन मो को देखते हैं, जो अब अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक आउटफिट, मास्क और ग्लासेस पहना होता है। एक आदमी जो वान में होता है पूछता है कि क्या डिलीवरी उसके लिए है, जिसमें लिन मो व्हाइट फॉक्स के नाम से जवाब देता है। फिर वो बड़ी बॉक्स उसे दे देता है और डिलीवरी पर्सन उसे अपनी सर्विस के लिए 5 स्टार रेटिंग देने के लिए कहता है। यंग मैन समझाता है कि ये सच में एक तेजी से डिलीवरी सर्विस है, इसलिए वो अपने पॉकेट में एक रेटिंग छोड़ने का सोचता है। उसका अप्रेंटाइज उससे बताता है कि शैडो क्लैन का एक बिजनेस नेटवर्क है जो बड़े परिवारों को भी टक्कर देता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा प्रोटोगेनिस्ट अपने डेस्क पर 2 पेपर्स को घूर रहा है। छोटा सेव्ड लोमड़ी सोचता है कि क्या वो सच में ये तालिस्मान बनाने का इरादा रखता है। उसने सुना है कि बड़े परिवारों के मास्टर तालिस्मान बनाने शुरू करने से पहले सालों की ट्रेनिंग लेते हैं और फिर भी सिर्फ 30% ही सफल होते हैं। हमारा प्रोटोगेनिस्ट एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करता है। थोड़ी देर के बाद वह एक्सट्रीम एजिलिटी के साथ पेपर पर सिंबल्स ड्रॉ करने शुरू कर देते हैं। जल्द ही वो अनाउंस करता है कि उसने ड्रैगन तालिस्मान बना लिया है, जो छोटी लोमड़ी को हैरानी कर देता है। लोमड़ी सोचता है कि एक पल में सिंबल्स ड्रॉ करना और एक साथ 2 तालिस्मान बनाने में असंभव है, जो उसे लगता है कि उसने एक ड्रैगन को कहीं से आते हुए देखा है। हमारा प्रोटोगेनिस्ट उसे शोर मचाने बंद करने को कहता है और बोलता है कि ये लो क्वालिटी तालिस्मान है। साथ ही ये भी कहता है कि काश उसके पास सिर्फ 2 तालिस्मान बनाने जितनी स्पिरिचुअल पावर ना होती। वह एडमिट करता है कि उसे और स्पिरिचुअल स्टोन्स खरीदने की जरूरत है।